नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द पीसीडब्ल्यू फैमिली। जैसा कि हमने 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, अब हम बिहार दरोगा का ये जो सिमुलेटर हो रहा है इसका फर्स्ट पार्ट है ये, जो कि 4 जनवरी को हुआ है। 4 जनवरी को हुआ है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है। उसके साथ ही एक चीज और भी, आप अब रिवीजन के सबसे प्राइमरी स्टेज पे आ चुके हैं। यहां से रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट करिए और जितने फैक्ट आपको मिल चुके हैं आप उनको अब एक साथ लेके चलते रहिए। ठीक है। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं कि आप बाद के लिए छोड़ दें कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ साथ में लेके चलें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी भाई बंधुओं के साथ। आप सभी अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के लास्ट टारगेट तक बने रहिए, जिससे क्या हो कि आपका पेपर किसी भी तरीके के लापरवाही की वजह से खराब ना हो। ठीक है, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब हम बात करते हैं एक सीधी रेखा में किसी एक समान गति की, तो देखिए पहली बात तो एक समान गति यहाँ पे दिया ही हुआ है। पिंड के लिए कौन सी राशि स्थिर होती है, मतलब कौन सी क्वांटिटी एक है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग और यहाँ पे गति, वेग और गति एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बस क्वांटिटी अदिश राशि और सदिश राशि का अंतर है, मतलब कि एक ऐसी है जो मतलब किस तरह किस गति से चल रही है और उस किस दिशा में चल रही वो बता रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, दोनों ऐसी हैं जो स्थिर हैं। एक्सीलरेशन की बात अगर करें तो एक्सीलरेशन वो है जहां पे किसी भी गति की जो डिफरेंस है, मतलब जो चेंजेस हैं वो एक समान है। जैसे 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, तो यहाँ पे 2 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन सेम हुआ। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन सेम इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड एक ही है। ठीक है। तो हमारा ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वट इज द रीजन फॉर ऑयल राइजिंग इन द लैंप विक। जब किसी दीपक की बाती में तेल ऊपर उठने का कारण हम अगर पता करना चाहें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण होता है क्या, कैपलरी एक्शन। क्या होता है, कैपलरी एक्शन। दो तरीके के कैपलरी एक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। पहला कैपलरी एक्शन है जो वाटर के अंदर है। ठीक है। कहां पे, वाटर के अंदर है। और दूसरा कहां पे है, दूसरा है मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी में। ठीक है, पारे में, और ये वाटर के अंदर है। जब हम पानी की, मान लीजिए ये पानी का लेवल है, जब हम पानी की बात करें तो ये ना इसका लेवल इस ट्यूब में ऊपर आ जाता है। जबकि जब हम मरकरी की बात करें, अगर ये मरकरी है तो यहाँ मरकरी में क्या होता है, इसका लेवल नीचे चला जाता है। ठीक है, इसका लेवल नीचे चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका लेवल घट रहा है और इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे पहली बात तो इस कैपलरी एक्शन की वजह से, कैपलरी एक्शन की वजह से यहां पे कुल कितने फोर्स लगते हैं, 3 फोर्स। पहला फोर्स लगता है एडहेसिव फोर्स, दूसरा फोर्स लगता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है। और तीसरा फोर्स लगता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब अधेसिव और कोहेसिव फोर्स है क्या, देखिए ये अधेसिव फोर्स वो होता है जो इस बीकर, मतलब ये जो बीकर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे कंटेनर दिया हुआ है, इससे किसी जो हम जहाँ सब्सटेंस जो है जैसे मरकरी है या वाटर है, उसका इससे चिपकने का, जो इससे इससे अट्रैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है, उसको उसी की वजह से एडेसिव फोर्स जनरेट होता है। और जो उस सब्सटेंस से सब्सटेंस के बीच, मतलब वो गाढ़ा है या हल्का है, पतला है, उससे कोहेसिव फोर्स लगता है। और सरफेस टेंशन मतलब ये दाब की वजह से जो टेंशन लगता है उसकी बात होती है। और एक बात और है, ये होता क्या है, ये होता है एच इज इक्वल टू, मतलब मान लीजिए आप इतनी इतनी हाइट ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर रो जी, आर रो जी, जिसमें क्या है, जो 2t cos थीटा इसमें एंगल बनाता है, ये कितने एंगल पे यहाँ पे कोड बना रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं। ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं हम आर की, तो मतलब इस ट्यूब की रेडियस कितनी है इस पे डिपेंड करता है। अगर ये रेडियस ज्यादा चौड़ी होगी तो ये पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। और ऐसे ही रो है और जी है, तो ये है फॉर्मूला, इसका ध्यान में रखेंगे आप। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। और पेड़ पौधों में, प्लांट्स में जो वाटर सप्लाई और मिनरल सप्लाई होती है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, इसमें एक कॉनकेव कॉनकेव और एक कॉनकेव मीन्स केस बनाता है और एक कॉन्वेक्स बनाता है। तो कौन बनाता है, क्या बनाता है, आप ये बताइएगा मुझे। ठीक है, ये बताइएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक कॉनकेव बनाता है, एक कॉन्वेक्स बनाता है मिन्सकस, एक कॉनकेव मिन्सकस बनाता है, एक
कॉन्वेक्स मिनकस बनाता है। तो कौन कॉनकेव और कौन कॉन्वेक्स बनाता है बताइए कमेंट करके। आगे चलते हैं। विच फोर्स प्राइमरली कीप अ स्विमर अफ्लोट इन वाटर। देखिए इसमें बताना यह है कि कौन सा ऐसा बल है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो किसी तैराक को, मतलब स्विमर को पानी के ऊपर रखता है। तो वो कौन सा है, आप सभी को पता है कि वो कौन सा ब्यूएंट फोर्स है, वो उत्प्लावन बल है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उसके द्वारा अगर सामान्य भाषा में करें तो उसकी बॉडी से जितने वाटर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वो हटा पाता है, उतने ही क्या होते हैं, उस पर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर वो अपने वेट से ज्यादा वाटर हटा लेगा तब तो वो ऊपर ही तैरेगा, और ऐसा अगर नहीं होता है तो भी थोड़ा जो यहाँ पे बुयंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगता ही है, उसके बाद वो हाथ पैर चला के भी अपने आप को ऊपर की तरफ रख सकता है। तो बुयंट फोर्स ही यहाँ पर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स आप सभी जानते हैं क्या होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सेकेंडरी फोर्स है कि एक फोर्स की वजह से ये जनरेट होता है दूसरा फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलपिंग इनसाइड अ डिफॉर्म बॉडी इज नोन एज। किसी विकृत पिंड के लिए के भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न जो प्रत्यानयन बल है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए एक बात यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलपिंग डिफॉर्म बॉडी पे जो फोर्स है उसको अगर हम देखा जाए तो क्या है, वो है स्ट्रेस। क्या है वो, स्ट्रेस है। विकृति क्या है, अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन वो है जो स्ट्रेस के बाद डेवलप हुआ, मतलब स्ट्रेस एक फोर्स है जिसको लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, उसको अगर हम मापते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और जब हम बात करते हैं यंग मॉड्यूल की तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जब हम इसको मापते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, यंग मॉड्यूल। ठीक है, और जब इलास्टिक लिमिट की बात करें तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक किसी भी सब्सटेंस, मतलब मान लीजिए कोई आपके पास एक लोहे की रॉड है, आप उसको फोल्ड करते हैं तो जहां तक फोल्ड करने पे वो अपनी प्राइमरी स्टेज पे दोबारा चली आती है उसी को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, स्ट्रेस है, याद रखेंगे आप सभी। एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच, परम शून्य तापमान, मतलब कि एक तरीके से या तो 0 केल्विन, ठीक है, या तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस है 0.14 भी होता है, तो इसको आप जानिए, परम शून्य तापमान वही है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि गैस में आणविक गति रुक जाती है, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन इज अ इन अ गैस वुड सीज, मतलब रुक जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे कह रहा है वाटर फ्रीजेस, मतलब जो जल है वो जम जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। फिर आगे क्या है, आगे है ऑल गैसेस बिकम लिक्विड, सभी गैसेस द्रव की अवस्था में बदल जाती हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ऑल गैसेस बिकम सॉलिड, ऑल गैसेस जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो सॉलिड हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये तीनों नहीं है। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज, क्या होता है, गैस में आणविक गति रुक जाती है। अब आप सोचिए क्या होता है, इसमें जो उसके अणु एटम हैं वो क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो पूरी तरीके से रुक जाते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो 0 के, या वैसे ये एक आइडियल फेज है, ये सैद्धांतिक एक पैमाना है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि 0 के टेम्परेचर पे ये हो जाता होगा। तो -23 अगर आप देखें तो -23 ही नहीं, 0.15 या 14 कर लीजिए डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब इस ताप पे कुछ सूक्ष्म नैनो एटम ऐसे होते हैं जो मतलब कि जो गति करते रहते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, गैस में आणविक गति रुक जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये किसका है, ये परम शून्य, मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है। विद इन एन एनवायरमेंट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉल्ड। अब हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, देखिए वर्टिकल मतलब होता है ये, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताना है कि किसी वातावरण में जो क्षैतिज ऊष्मा होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब चालन कंडक्शन की बात अगर करें तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी, मान लीजिए कि ये कोई एक मीडियम है, मान लीजिए कोई एक रॉड है, अब इसमें क्या है, आप इधर गर्म कर रहे हैं, जब आप इधर गर्म करते हैं, ये कोई अंगीठी है, और अगर आप इधर कोई लैंप से गर्म कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे इधर हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी के मीडियम में ही, इसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। अब क्या है, कन्वेक्शन। अब संवहन की बात हो रही, जैसे कि सूर्य से अगर कोई जैसे उसकी किरणें आ रही हैं, वो गर्म है, तो पानी से जब मिलती हैं तो वहां संवहन होती है और पानी गर्म हो जाता है, तो ये भी नहीं है। अवशोषण की बात करें तो अवशोषण भी क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण नहीं है, ये भी नहीं है। अभिवहन है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप कभी ड्रायर यूज करते हैं, आपने कभी ड्रायर यूज किया है,
अगर आपने ड्रायर यूज किया हो तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, ड्रायर से अपने बालों को सुखाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अंदर एक नेट लगी होती है, उस नेट को गर्म किया जा रहा होता है, उसी गर्म से हवा बाहर की तरफ आती है और वो गर्म होकर बाहर निकलती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एडवेक्शन होता है। वहां पे एडवेक्शन होता है कि जनरली क्या होता है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को कहते हैं, डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइज द हीट फ्रॉम, जियोथर्मल एनर्जी जो है ये कैसे हीट मतलब यूटिलाइज करती है, कहां से प्राप्त करती है उष्मा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, अर्थ इंटरनल, जो अर्थ से इंटीरियर है, मतलब इंटरनल क्रस्ट है, इंटरनल पार्ट है, वहां से क्या करती है, ये हीट एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ पे एक सी बैक इफेक्ट होता है, क्या, सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट क्या करता है, सी बैक इफेक्ट से टेम्परेचर डिफरेंस will be a reason to developed या generate energies, मतलब develop electricities, generate इलेक्ट्रिसिटीज। मतलब सीबैक इफेक्ट बताता है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये भी एक रीजन होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो ये इसका सही डिफरेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है यहाँ पे देखते हैं। द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, केवल इतना नहीं है। द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, बहुबंध बनाने की क्षमता, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, सही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन बाय बॉन्डिंग विथ इटसेल्फ, स्वयं से बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता, बिल्कुल ऐसा जनरली कहां होता है, ये कार्बन में होता है। कहां पे होता है, कार्बन में होता है। कार्बन, कार्बन से ही क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता चला जाता है। तो ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, श्रृंखलन इसे कहते हैं, इसको कैटिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड इज। अब पहला तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल है। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, यही है एल्डिहाइड, इसी की बात हो रही है, एल्डिहाइड, इसी की बात हो रही है एल्डिहाइड के बारे में। यहाँ पे पूछ रहा है एल्डिहाइड कौन सा है, तो यही है। ठीक है, और ये तो एक कीटोन है, ठीक है, ये कीटोन है। तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि ये क्या है, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में या लाइब्रेरी में जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो KMnO4 को, KMnO4 का यूज करते हैं, ध्यान में रखें आप इसको। Which of the following is an example of a cross linking polymer, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, इसका एग्जाम्पल कौन सा है। टेफ्लॉन क्या है, अगर पॉली, यहाँ पे देखें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या है, थर्मो प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर वाला ये प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन भी क्या है, ये जनरली इसका यूज कहाँ करते हैं, ये जैसे आपने कोई पाइप देख ली, आपने PVC पाइप देखी होगी, चेयर देखी होगी, वो सब इससे बने हुए हैं। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन कहाँ से रिलेटेड है, आपने कभी नॉन स्टिक कढ़ाई, चूल्हा वगैरह वगैरह ये सब देखा होगा, नॉन स्टिक बर्तन आपने देखे होंगे, कंटेनर्स, वो क्या है, वो टेफ्लॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं है। बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट क्या है, बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग में कैसा, ये मीथेन ब्रिज बनाने वाला, मीथेन ब्रिज, मीथेन ब्रिज बनाने वाला क्रॉस लिंक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, जिसका यूज कहां पे करते हैं, जहां जिसका यूज हम जनरली कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोई ऐसा नॉन कंडक्टर का यूज करना चाहें, वहां पे इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, ये क्या होता है, एक बार जब ये नया अपना एक मतलब कि कोई एक सब्सटेंस तैयार कर लेता है बैकेलाइट, तो वो रीमेल्ट होके फिर से वो पिघलता है नहीं है, मतलब वो फिर से पुराने स्टेज में नहीं आता है, यही इसकी खासियत है थर्मोसेटिंग की। तो ये कौन सा है, ये बैकेलाइट है, जो कि मीथेन ब्रिज से ही क्या बनाता है, क्रॉस लिंक बहुलक बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ सल्फर, देखिए फंक्शन ऑफ सल्फर इन वल्कनाइजेशन, जब यहां पे बात करते हैं वल्कनीकरण का, वल्कनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो सल्फर का क्या कार्य है, सबसे पहला कार्य क्या है, सल्फर ब्रिजिंग, सल्फर ब्रिजिंग।
अब सल्फर ब्रिजिंग होता क्या है? सल्फर ब्रिजिंग क्या होता है? एक लिंक्ड, क्या जैसे आपने मल्टीपल लिंक्ड क्या होता है, एक सब्सटेंस तैयार करना। यहां पे आपने देखा था क्रॉस लिंक्ड बहुलक, क्रॉस लिंक पॉलीमर, तो यहां पे भी क्या होता है, क्रॉस लिंक क्या होता है, एक सब्सटेंस तैयार होता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा होता है? वल्कनाइजेशन में होता है, ठीक है। और किसके द्वारा होता है? सल्फर के द्वारा होता है वल्कनाइजेशन। तो किस लिए होता है? रिड्यूस इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता को कम करना, इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल यही कारण है कि इंक्रीज इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वल्कनाइजेशन का यूज करते हैं। सल्फर ब्रिजिंग होती है जिससे क्या होता है, सब्सटेंस मजबूत हो जाता है और प्रत्यास्थ हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों उसके बढ़ जाते हैं। नॉर्मल रेन वाटर हैज पीएच वैल्यू। नॉर्मल पीएच, अगर बात किया जाए रेन वाटर की, तो इसकी पीएच वैल्यू कितना है? 5.6 है, 5.6 है। आइए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण जिनके पीएच वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। बैटरी एसिड में 0 होता है, गैस्ट्रिक जूस में 1 से 3.5 तक होता है, लेमन जूस में 2 से 2.4 होता है, विनेगर में 2.4 से 2.9, ऑरेंज में 3 से 3.7, टोमेटो में 4, ब्लैक कॉफी में 5 और मिल्क में 6.5। नेचुरल पीएच की बात करें तो प्योर वाटर और ब्लड 7.35। अब बेस की बात अगर कर लें, जितने भी क्षार हैं, सी वाटर 8 के पास होता है, बेकिंग सोडा 9 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो 10 होता है, अमोनियम सॉल्यूशन की, अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें तो 11 होता है, और ब्लीच की 13 होता है, और ड्रेन क्लीनर का 14 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब जब आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करते हैं तो वो सैक्रिन है। क्या है? सैक्रिन है। ग्लूकोज क्या है? ये तो मोनोसैक्राइड है। लैक्टोज क्या है? ये तो डाइसैक्राइड है। मतलब ये है मोनोसैक्राइड और ये क्या है? डाइसैक्राइड। और ये क्या है? ये कृत्रिम स्वीटनर है। एस्पार्टम भी होता है। आइए देख लेते हैं, एक कुछ यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। एस्पार्टम न्यूट्रा स्वीट कहते हैं इसको, ठीक है। और सुक्रेलोज, स्प्लिंडा इसे कहते हैं, ठीक है। सैकरीन होता है, ठीक है, वेरी लो। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए स्टीवा को आप देख लीजिए, स्टीवा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। स्टीविया, स्टीविया की बात करते हैं तो प्योरविया इसको कहते हैं, ठीक है। ट्रूविया और प्योरविया। और मंक फ्रूट की बात करें तो ये भी है, और नियोटेम की बात करें तो ये भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। what are the name of sweet what are the name of sorry what are the name of vessel that deliver the nutrient rich blood from the stomach and small intestine to the liver। देखते हैं उस वाहिका का नाम क्या है जो अमाशय और छोटी आंत से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को यकृत तक पहुंचाता है। तो वो कौन सा है? वो है हेप्टिक वेन। वो हेप्टिक वेन है जो क्या करती है, छोटी आंत से और लीवर, मतलब छोटी आंत से लीवर तक, चाहे वो स्टमक हो, अमाशय हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे लीवर तक क्या करता है, पोषक तत्वों को, मिनरल्स को पहुंचाता है। आइए देखते हैं कहां पे है वो। देखिए ये फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। हेप्टिक अगर पोर्टल वेन की बात करें तो ये हेप्टिक पोर्टल वेन्स हैं जो क्या करती हैं, यहां से पूरा एकदम एब्जॉर्ब करने के बाद सारे मिनरल्स वो ले जाके लीवर को दे देते हैं, ठीक है। वो लीवर को दे देते हैं, यही है इसका काम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत करता है? तो यूरिया का करता है। किसका करता है? यूरिया का करता है। आगे देख लेते हैं और भी लीवर के काम क्या क्या है। यहाँ पे क्या पता है, ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है? लीवर के कारण। बाइल प्रोडक्शन लीवर के कारण होता है, लीवर ही करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन लीवर ही करता है। फिर स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स कौन करता है? लीवर करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन लीवर करता है। इम्यून सिस्टम सपोर्ट कौन करता है? लीवर करता है। हार्मोन रेगुलेशन कौन करता है? लीवर करता है। और प्रोडक्शन ऑफ क्या, एल्बुमिन कौन करता है? लीवर करता है। यूरिया का प्रोडक्शन लीवर करता है। मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट्स कौन करता है? लीवर करता है। ऐसे कुल 500 एक्शंस हैं जो किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं? लीवर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारे लीवर के कार्य जो महत्वपूर्ण थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The release of which one of following into ponds and well helps in controlling the mosquitoes। क्या होता है, एक गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया फिश है जो जो मच्छरों के, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, जो प्यूपा होते हैं, उनको क्या करता है, उनको खा जाती है मच्छरों के, ठीक है। तो उनके बच्चे क्या होते हैं, फिर वो पैदा ही नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या, यही एक ऐसी मछली है जो उनके प्रजातियों को कम करती है, नियंत्रित करती है। In making the saffron spice, which one of the following part of the plant is used। तो ये कौन सा है? क्रॉकस सटाइवस। क्रॉकस सटाइवस होता है,
क्रॉकस सटाइवस केसर को कहते हैं। अब केसर को क्या होता है, उसकी वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा का यूज किया जाता है। किसमें किसमें यूज किया जाता है, मसाले के लिए। तो वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे पतली 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 पतली, ये क्या होती है, फूल की स्टिग्मा जो होती है, वर्तिकाग्र जो होती है, उसी का यूज करते हैं हम, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हर्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो कॉन्ट्रेक्शन है हर्ट का, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। ये तो संकुचन है। और जब वो फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला हमारा सही हो जाएगा। पंपिंग में काम करता है, यही दोनों पंपिंग में काम करता है। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, पेंक्रियाक डक्ट, ये तो बहुत छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट, ग्रास नली ये तो बहुत छोटी होती है, 13 सेंटीमीटर के आसपास। तो अब आप ही देख लीजिए कौन सा सबसे बड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये जो एल्वियोली है मतलब वायु कोष्ठिका, इसी से करते हैं, क्या होता है। अगर ये फेफड़ा है हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वायु कोष्ठिका दी होती है, वायु कोष्ठिका दी होती है, एलवेल दिया होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये गैसी एक्सचेंज करता है। गैसी एक्सचेंज में भी क्या करता है, गैसी एक्सचेंज में भी ये करता है, ये गुब्बारे के जैसा क्या होता है, पहले ये मतलब कि ये फूल जाती है फिर पिचक जाती है। तो इसमें ये जो हो रहा है, ये जो सिस्टम है, ये पूरा क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज करता है, गैसी एक्सचेंज करता है, जिसमें CO2 को बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है और O2 को एब्जॉर्ब करता है, मतलब लेता है, ग्रहण करता है और ब्लड तक पहुंचाता है। तो वो कौन सा है, एलुवियल है, ठीक है, एलुवियल है। Where did the British establish their first factory in India in 1613, मतलब 1613 में कहाँ पे किया था, तो सूरत में किया था। जहांगीर का एक रॉयल, जहांगीर जब बादशाह थे, तो उनके क्या, उनके उनका एक रॉयल फरमान मिला था इनको, और इन्होंने सूरत में अपना पहला क्या कंपनी, परमानेंट कंपनी स्टेबल की थी। उससे पहले मुसलीपट्टनम में भी इन्होंने 1611 से 1612 के बीच में किया था, ठीक है, मुसलीपट्टनम में भी। लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो सूरत था, ठीक है। आइए कुछ चीजें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का, अगर यहाँ पे आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मसूलीपट्टनम में 1611 में किया था लेकिन टेम्परेरी फैक्ट्री, 1613 में कहाँ पे परमानेंट फैक्ट्री किया था, सूरत में। मद्रास में बिकम फोर्ट जो बिकेम फोर्ट सेंट जॉर्ज अ मेजर साउदर्न सेटलमेंट, तो ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इससे भी पूछा जा सकता है, 1739 में पहला बनाया था इन्होंने। फिर बॉम्बे की बात करें तो एक्वायर्ड बाई आईसी, जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फॉर्म द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, इससे रिलेटेड है। फिर कलकत्ता में देखा जाए तो फोर्ट विलियम इन्होंने बनाया था 1690 में, ये महत्वपूर्ण है ज्यादा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर बात करें तो पाइवटल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेड शिफ्ट, नहीं ये नहीं ज्यादा सही है। बैटल ऑफ प्लासी की, अगर यहाँ पे बैटल की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मतलब जो 58 में हुआ था, 58 में, ठीक है। और पॉलिसीज की बात करें जो महत्वपूर्ण थी इनकी, कौन कौन सी थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक। सब्सिडायरी जो सब्सिडायरी जो अलायंस था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो शुरू किया गया था वो था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जो कि लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर लॉर्ड रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करें, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ ईयर भी यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे सिविल सर्विस की बात करें, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे रिलेटेड रहे हमेशा से, फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस इनको कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करें, ब्रिटिश डोमिनेंट ब्यूरोक्रेसी डिजिग्नेटेड फ्रॉम इजेंट कॉलोनियल, नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता 1774 में हाई कोर्ट इन प्रेसिडेंसी टाउन लेड बाय द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, द इंडियन पेनल कोड 1860 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861, ठीक है। 1807 और 61 की ये बातें हैं। फिर देखते हैं पॉलिसीज की बात करें तो स्टेब्लिश पॉलिसीज, कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड रिपन ने
जो ये हमारा म्यूनसिपालिटी सिस्टम है आज लॉर्ड रिपन की वजह से है 1882। ठीक है, जितना मैं खाली सर्कल कर रहा हूँ उसी को आप देखेंगे, पूरा नहीं देखना है आपको। रेलवे की बात करें तो 1800 वो जो 1853 की बात है वो सब कहाँ से संबंधित है 1853 वाली, वो रेलवे कम्युनिकेशन इसी में आता है। वैसे आप पहले बताइएगा कि पहला रेल नेटवर्क बनाया कहाँ जा रहा था, ये तो मुंबई और ठाणे वाला है, उसके पहले कहाँ बनाया जा रहा था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इतना ही था जो महत्वपूर्ण था, बाकी का अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको। द इन्फ्लुएंस ऑफ विच यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इंस्पायर्ड इंडियन रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट जैसे राजा राम मोहन राय इत्यादि लोगों ने जो किया था वो किस में आता है, वो किससे प्रभावित प्रेरित हुए थे, वो एनलाइटमेंट प्रबोधन काल थे। ठीक है, वो एक तरीके से प्रबोधन काल की सारी घटनाएं हैं। हु फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851 टू रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट। तो किसने किया था ये, सुरेंद्रनाथ एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है, हु फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851 टू रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट। तो अगर इसकी बात करें तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर थे और इनके साथ राधाकांत देव जी भी थे। ठीक है, इन दोनों लोगों ने इसका क्या किया था, एक तरीके स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज विच फेस्टिवल ऑन मोबिलाइज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था। तिलक ने राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने के लिए किसका शुरुआत किया था, तो वो कौन सा था, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी था 1893 में। विच ब्रिटिश एक्शन वॉज अ मेजर ट्रिगर फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब ब्रिटिश सरकार की कौन सी ऐसी कार्रवाई असहयोग आंदोलन का कारण बनी थी, देखिए दो महत्वपूर्ण थी। एक रॉलेट एक्ट था और एक था जलियावाला बाग हत्याकांड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जलियावाला बाग हत्याकांड, ये जो यहाँ पे था। ये यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण नेम भी हैं जो मैं आपको बता दूं, जो हो सकता है एग्जाम में आपके सामने आ जाए। देखिए, एक सत्यपाल प्लस किचलू, सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल थे। इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, पहला। दूसरे की बात करें तो उधम सिंह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप डायर का देख लें। एक आर डायर थे और एक ओ माइकल ओ डायर थे। जो लेफ्टिनेंट थे वो माइकल ओ डायर थे, और ये कौन था, ये वहां के एक्टिंग ऑफिसर्स थे। ठीक है, तो ये जो ये माइकल ओ डायर थे, इन्हीं को उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था, उधम सिंह ने। ईयर कौन सा था आप कमेंट करके बताइएगा, उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, उसके बाद एक नाम और है हंसराज। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिश हम पे गोली नहीं चलाएगी, और ये वहां पे क्या कर रहे थे, वो वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। रॉलेट एक्ट के बाद विरोध जताया जा रहा था, उसी में ये सारा कांड हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 वाली बात, यही वो घटना वाला दिन था 1919। ठीक है, which revolutionary group conducted the assembly bombing in 1929 to promote repressive law। अब अगर इसकी बात करें तो कौन सा था वो, एच एस आर ए था, एच एस आर ए। अगर आप एच एस आर ए था, ठीक है, इसमें भगत सिंह इत्यादि लोग थे। और अगर आप बात करें यहीं पे एच आर ए की, एच आर ए, तो जब आप रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं और सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं, वो एच एस आर ए है, जो कि 1925 में बनाया गया था। ठीक है, 1926 में बनाया गया था।
और अगर बात करें हम HRA की, तो ये किससे रिलेटेड है? ये काकोरी कांड से रिलेटेड है। 9 अगस्त हुआ था। ईयर क्या था आप कमेंट करके बताइए। ईयर क्या था? 9 अगस्त 1900 कुछ था। आप बताइए वहां पे कमेंट करके कि वो 23 है कि 24 है कि 25 है। ठीक है, वहां बताइए। तो उससे रिलेटेड है। गदर पार्टी की बात करें तो ये कौन से किससे रिलेटेड है? 1913 से सोहन सिंह भाखना और दादा हरदयाल से संबंधित है। ठीक है, युगांतर की बात करें तो युगांतर के बारे में मैंने आपको बताया है। कमेंट करके बताइए किससे संबंधित है। In how many provinces did the Congress form ministry after the 1937 elections? देखिए 5, 7, 9 और 11, टोटल 11 जगह इलेक्शन किया गया था, जिसमें से 8 जगह क्या हुआ था इलेक्शन, क्या जीती थी कांग्रेस। ठीक है, कितनी जगह? 8 जगह इलेक्शन जीत गई थी कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसको स्टार कर लीजिएगा, आप स्टार कर लीजिएगा। वैसे अगर आप इसको मानेंगे करीब करीब तो ये 7 है, लेकिन वैसे टोटल कितना है? टोटल 8 जगह थी। ठीक, 8 जगह ऐसा था जहां पे भारत क्या था, इसमें कांग्रेस ने अपने सरकारें बनाई थी। ठीक है, अपनी सरकारें बनाई थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील? तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्र अंकित होता था? एक श्रृंगी यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी बैल। ठीक है तो हाथी, घोड़ा और लायन भी, लेकिन यहाँ पे क्या है? यूनिकॉर्न का सबसे ज्यादा था, एक श्रृंगी बैल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड इज करेक्ट? तो क्या क्या है? द सभा एंड समिति कहा जाता था। सभा एंड समिति, अगर ऋग्वेद में जब आप जाएंगे तो क्या कहा जाता है कि किसकी पुत्री थी, किसको राजा की पुत्री कहा जाता था, एक समय था। सभा और समिति ने अपना पूर्वोक्त महत्व खो दिया, बिल्कुल सही बात है। द किंग्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग राजसूय एंड वाजपेयी सेक्रीफाइस, मतलब यज्ञ, टू लेजिटिमाइज देयर पावर, बिल्कुल सही बात है। मतलब इन दोनों यज्ञों का शुरुआत कर दी गई थी। हेरिडेटरी मोनार्की बिकेम द नॉर्म, मतलब कि एक तरीके से वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली प्रचलित हो गया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 एंड 3। अनंत रिफर्स टू, ये अनात्म अनात्म है। अनात्म, अनात्म का मतलब क्या होता है? अनात्म का मतलब होता है बिना आत्मा के, बिना आत्मा के, विदाउट सोल। विदाउट सोल, नो सोल। द टर्म संगम इन द संगम एज रेफर्स टू, संगम युग की बात अगर करते हैं तो संगम का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्राह्मणों की धार्मिक सभा से? नहीं। तमिल कवियों और विद्वानों की सभा से? बिल्कुल। अभी वाराणसी में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कौन सी संगोष्ठी थी? पहली, दूसरी, चौथी? कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा हमारा। राजेंद्र चोल प्रथम इज रिमेंबर्ड फॉर हिज नेवल एक्सपेंडेशन अगेंस्ट विच एम्पायर? श्री विजय एम्पायर जो मलेशिया और इंडोनेशिया से रिलेटेड थे, मलेशिया और इंडोनेशिया से, उन पे जीत हासिल किया था। ठीक है, उनके विरुद्ध ही क्या किया था? जीत अभियान शुरू किया था। ठीक है, और इस बैटल में वो जो ये श्री विजय बैटल था, इसमें ये जीत गए थे। और इससे इनकी नेवी, क्या नेवी, एक तरीके से पता चला कि इनका जो नेवल बेस है वो कितना है, नेवल एक्सपेंडेशन कितना अच्छा है, उसके बारे में पता चला। और यहाँ से पता चलता है मेरी टाइम, मेरी टाइम ट्रेड के बारे में, सी ट्रेड के बारे में। ठीक है, पता चलता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द एंड ऑफ विच डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, 21 अप्रैल 1900, सॉरी 1526। ठीक है, इसी दिन हुआ था। और वो बाबर का युद्ध आपको पता ही है। तो किस कौन हारा था? इब्राहिम लोधी हारे थे बाबर से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। शेर शाह सूरी established a system of justice where the emperor पर्सनली, एक मिनट, यहाँ पे तुगलक वंश के एक एक शासक थे जो 38 वर्ष तक भारत पे इन्होंने शासन किया था, उनका नाम कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए। शेर शाह सूरी established a system of justice where emperor personally presided over the seas जो केसेस, दिस प्रैक्टिस वाज कॉल्ड। तो अगर बात किया जाए न्याय की ऐसी प्रणाली स्थापित की जिसमें सम्राट स्वयं मुकदमों की अध्यक्षता करते थे, तो वो क्या था? वो था शाही दरबार, शाही दरबार। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसको क्या कहते थे? उसको शाही दरबार कहते थे। आगे चलें।
आगे चलते हैं, कुछ लिस्ट है उसको देखते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये सारे क्या है सिस्टम डेवलप किए गए थे। पहले तो क्या था, केंद्रीकृत प्रशासन, सरकार व परगना व्यवस्था, मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार एंड परगना सिस्टम, ठीक है। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस कहाँ शुरू हुई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा। त्वरित व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, स्पीडी एंड इम्पार्शियल जस्टिस सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या किया था इन्होंने, जब्ती भूमि राजस्व प्रणाली, गजे सिकंदरी भूमि मापन, ठीक है, लैंड मेजरमेंट, गजे सिकंदरी, भूमि का उत्तम और मध्यम और निम्न वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इनटू गुड, मीडियम और इंफीरियर, ठीक है। पट्टा और काबुलियत प्रणाली, पट्टा और काबुलियत सिस्टम, मानकीकृत मुद्रा प्रणाली, स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी सिस्टम। बाद में जो रुपीस वगैरह आया वो यहीं से आया था। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, ठीक है, सिल्वर रुपया ऑफ 178 ग्रेन्स। अशरफ सोना और दाम मतलब तांबा प्रचलन में था, अशरफ और दाम। व्यापार हेतु सीमित चुंगी, मतलब लिमिटेड कस्टम ड्यूटीज ऑन प्रमोट ट्रेड्स। और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन, सड़कें आजम, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं। और फिर क्या था, जो प्रत्येक 2 कोस पर सराय, सराय एट एवरी 2 कोस, ठीक है। फिर क्या है, सरायस यूज्ड एज पोस्टल स्टेशन, ठीक है। सुदृढ़ डाक व्यवस्था, इफिशिएंट पोस्टल सिस्टम। फिर क्या है, मिलिट्री की बात करें तो सुदृढ़ संगठित सेना, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोल्जर्स। फिर क्या है, दाग एंड चेहरा सिस्टम। फिर क्या है, कैश पेमेंट सोल्जर्स, ठीक है, कैश पेमेंट्स टू सोल्जर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जाट डिटरमाइंड द वॉट, क्या डिटरमाइन करता है, जाट डिटरमाइन करता है घुड़सवारों की संख्या। ये तो सवार था, क्या था, सवार। पर्सोनल स्टेटस, बिल्कुल। और ये क्या था, एक पद था, सवार और जात, ठीक है, जात और सवार एक पद था, जो कि मनसबदार में, मनसबदार सिस्टम। मंसबदार सिस्टम जो था कब शुरू किया गया था, 1571 में शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा। अब इसमें ही क्या था, जात और सवार का जिक्र है। द सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन कप, ठीक है। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद असम, तो क्या है, सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ जो सूची है। आप सभी को पता है कथक उत्तर भारत से संबंधित था, कथकली मतलब उत्तर प्रदेश से है। फिर कथकली की बात करें तो केरल, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल से, उड़ीसी उड़ीसा से, और सत्रिया असम से। द एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ वॉट, बायोग्राफी ऑफ टाइम है, अच्छा, बायोग्राफी ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ टाइम, किसकी जीवनी है, तो किसकी जीवनी है, द एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ, हाँ खाली इतना ही, द एज ऑफ द टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ व्हाट, मतलब किसकी बायोग्राफी है, तो ये किसकी है, कल्पना चावला की, किसकी है, कल्पना चावला की। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कब शुरू किया गया था, 29 अक्टूबर, सॉरी अगस्त को, 29 अगस्त को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मोररी, अ pristine high altitude lake and Ramsar wetland site is located in Ladakh, Ladakh. Which among the following is are not feature of Himalayan rivers? वी आकार की घाटी तो बनाती है, मतलब वी शेप्ड वैली, बिल्कुल। एस्चुरी फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि एस्चुरी तो वो नदियां करती हैं जो धीरे से धीरे धीरे चलती हैं, तो ये नहीं करेंगी। सेडिमेंट लेडन, तो ये भी करती हैं और साथ से युक्त चलती हैं, ठीक है। मतलब ढेर सारे अपने साथ क्या करती हैं, पत्थर और गाद लेकर चलती हैं, तो सेडिमेंट लेके चलती हैं। फिर क्या है, ब्रेडेड चैनल, तो गुम्फित जलमार्ग का भी उपयोग करती हैं ये, ठीक है। और फिर कौन सा है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, अनुवर्ती जल निकासी नहीं करती हैं, बिल्कुल। तो 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 5 नहीं होगा, बाकी सब उसी से संबंधित है। फ्लैश फ्लड इन अर्बन एरियाज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ व्हाट, किसका है रिजल्ट, तो देखते हैं। खराब जल निकासी, मतलब पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड सडन हैवी रेनफॉल के कारण ही होता है, कहाँ, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का कारण। वाई इज द इंडियन इकोनॉमी ऑफन रेफर टू एज मानसून इकोनॉमी, क्योंकि
अब हमारी 60 to 65% इकोनॉमी डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है, मानसून पे। तो एक तरीके से ये मानसून इकोनॉमी कही जाती है, इसीलिए कृषि और ग्रामीण आजीविका मानसून वर्षा से काफी हद तक प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि क्यों होता है, क्या होता है। अब समझिए आप 60 to 65% की बात अगर यहाँ पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, और क्या है, कृषि और फिर उसके बाद और भी ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो सकता है। यह केवल जल परिवहन पर निर्भर है, नहीं। इसके सभी क्षेत्र केवल मानसून के मौसम में ही कार्य करते हैं, ये भी सही बात है, यही वाली बात ज्यादा सही है। ठीक है, द क्यूपर, जी जो क्यूपर बेल्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? क्यूपर बेल्ट जो 8 प्लैनेट है उसके बाद, जो नेपच्यून के बाद जो आता है उसी को क्यूपर बेल्ट बेल्ट कहते हैं। अब देखिए जैसे ये है क्यूपर बेल्ट, ये है क्यूपर बेल्ट, तो क्यूपर बेल्ट इसके बाद है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहीं से क्या होता है, फिर जो डॉर्फ प्लैनेट हैं वो आते हैं सब। ठीक है, वो 8 डॉर्फ, सॉरी 5 डॉर्फ प्लैनेट हैं, उनके नाम बताइए क्या क्या हैं। और ये क्या है, एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। और ये कौन सा है, ये क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें आप। लोकल टाइम एट प्लेस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, देखिए किसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो देशांतर, लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस के हिसाब से इसको किया जाता है, जहां पे क्या होता है, 4, 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 15 डिग्री पर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट कहने का मतलब होता है 1 आवर, 1 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखें आप सभी। In the convection current theory, which of the following best explain the movement of tectonic plates? तो टेक्टोनिक प्लेट्स को कौन बताता है? देखिए इसमें क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा का जो तापमान होता है वो गिरता और बढ़ता रहता है। ठीक है, तापमान क्या है, मूवमेंट ऑफ द मैग्मा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए जब ज्यादा हो जाता है तापमान तो ऊपर आ जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो मैग्मा नीचे चला जाता है। तो उसी की वजह से क्या होता है, संवहनी धारा जो होती है उससे क्या होता है, एक तरीके से ये जो प्लेट है इनको गति मिलती है। ठीक है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनको मूवमेंट मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से होता है, मैग्मा के टेम्परेचर की वजह से। सूरत सिटी सिचुएटेड ऑन द विच बैंक ऑफ विच रिवर, तो कौन सा है, तापी, तापी पे है। ठीक है, किस पे है, तापी पे है। तापी की बात करें तो 729 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 729 किलोमीटर, 751 किलोमीटर। ठीक है, और किधर गिरती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, इसकी ये विशेषता है। इसके साथ कौन सी और भी नदियां हैं, जैसे साबरमती, माही, साबरमती, माही और तापी, ये सब क्या है, जाके कहाँ पे गिरती है, नर्मदा, ये सब कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। इसमें जो माही है, ये जो कैप जो मकर कर्क रेखा है उसको क्या करती है, 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार इसको काटती है इस नदी को, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो ये तापी नदी है, तापी नदी, और अगर यहीं पे बात करें नर्मदा, नर्मदा के किनारे कौन सा है, एकता नगर है, एकता नगर। साबरमती के किनारे कौन सा है, साबरमती के किनारे अहमदाबाद है, पूछा जा सकता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद। द लेप्चा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, सिक्किम, सिक्किम में। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं और भी ट्राइब्स को, सिक्किम, लेप्चा और भूटिया। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पे कौन है, टोडा। झारखंड की बात करें तो संथाल, मुंडा, खरिया हो। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो गुज्जर, बकरवाल। ठीक है, गद्दी और लखानी। ठीक है, लद्दाख नहीं, लद्दाखी है वो, लखानी नहीं है, सॉरी, लद्दाखी। ठीक है, सॉरी। अंडमान आइलैंड की बात करें तो जारवा। ठीक है, जारवा, ओंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, गद्दी, गुज्जर, किन्नूर, लाहौल। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो थारू और भोटिया। मणिपुर की बात करें तो मैती। आगे चलते हैं। रेड सिंधी इज ब्रीड ऑफ विच मिल्क एनिमल, तो गाय की है, किसकी है, गाय की है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रीड है। ठीक है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रीड है। क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे 11 से 26 लीटर मिल्क इससे मिलता है। ठीक है, 26 लीटर मिल्क इससे मिल जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच कंपनी इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत किसने किया था, तो आप बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडियन रेलवे, बंगाल रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था।
याद रखें 1853 मुंबई से ठाणे वाला 34 किलोमीटर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, साइडराइट सेडेराइट है, सेडेराइट है, ये साइडराइट नहीं है, सेडेराइट। मेलसाइट मेलचाइट नहीं है, ठीक है, मेलेचाइट नहीं है, इसको मेलेकाइट लिखा हुआ था, मेलचाइट या मेलकाइट नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे। जब एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके जो पूछे जा सकते हैं बॉक्साइट और कॉलोनाइट है। आयरन की बात करें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और पायराइट है। कॉपर की बात करें तो पायराइट, ठीक है, पायराइट्स, मेलसाइट, मेलकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लेन, ठीक है, ग्लैंस। जिंक की बात करें तो ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ठीक है। फिर कौन सा है, कैलेमाइन और जिनसाइट। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? कब? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। Which of the following articles of the Constitution of India provide for an independence office of the Controller General, Auditor General, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? 148। 148। अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड? कब किया गया था? ये जो 2016 वाला एक्ट था उसी के द्वारा किया गया था। 101 संविधान संशोधन अप्लाई कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। 101 मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी वाला जो है वो कब किया गया था? वो किया गया था 2016 में। 2016 वाला ही एक्ट था जो कि 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ था। अब 102 अमेंडमेंट पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पावर टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी, ठीक है, 2018 वाला है ये। फिर 103 की बात कर लें तो ये किससे है? 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर 104 की बात करते हैं किससे है? तो एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब एससीज के एक्सटेंडेड रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, एंड शेड्यूल ट्राइब्स एसटीज से। फिर बात करें 105 किससे रिलेटेड है? रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू द आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो बैकवर्ड क्लास है इनके लिए क्या है? एक तरीके से रिस्टोर्ड ऑफ पावर है। तो आप इसको एक बार देख लें, 102 का अमेंडमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। Which one of the following committees is described as the twin sister of the estimate committee? तो वो कौन सा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। यही मैं आपसे पूछूं कि वो जो ट्विंस हैं, एक तरीके से ट्विंस हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विंस कहते हैं, ठीक है। किस बेस पे कहते हैं ट्विंस, आप उनको बताइए कमेंट करके, ठीक है। Who was the president of India when emergency was imposed in India for the third time in 1975? तो शुरू तो किया गया था 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को शुरू किया गया था। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद थे प्रेसिडेंट, ठीक है, ठीक है। 24, आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो 1 जनवरी 2016 को एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। उससे पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था। इन इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सरकारिया समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, सरकारिया समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1983 के आसपास इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1983 के आसपास इसका गठन किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने 90s में जाके इन्होंने क्या किया था, इसकी रिपोर्ट दी थी जिसमें ढेर सारे चेंजेस इन्होंने बताए थे। उसको क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263 में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा नहीं है। फाइनेंस कमीशन 280 में है तो होगा। नीति आयोग नहीं दिया हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दिया हुआ है 338A में। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 324 टू 329 है, तो खाली यही नहीं दिया है, तो बी वाला होगा। द प्रेसिडेंट्स रूल
dealt with article 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है? 356 है। तो क्या करता है, राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, तो क्या होता है फिर वहां पे 356 लागू हो जाता है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजर्वेशन सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स? तो कौन सा है? डी है, 243 डी। The eighth schedule of Indian Constitution originally included how many language? कितने लैंग्वेज को किया था इंक्लूड? 14 था। आइए देखते हैं कौन कौन से बाद में जोड़े गए। अगर 21वें संशोधन में देखा जाए मतलब 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से जोड़े गए? सिंधी वॉज एडेड इन द 8th शेड्यूल, तो 15 हो गए। ठीक है। और 71st में क्या क्या किया गया? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, तो कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है। फिर कौन सा हुआ? 92 में 4 जोड़े गए, बीडीएमएस तो बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी, तो कितने हो गए? 22 हो गए। किस पार्ट में है? पार्ट है 17। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल है 8। जोनल काउंसिल इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ बॉडी। क्या है? वैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, नॉन क्या है? नॉन स्टेचुरी बॉडी भी नहीं है, मतलब कि कानून के विरोध में भी नहीं है, और अतिरिक्त संवैधानिक निकाय भी नहीं है। ये क्या है? स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतमाला परियोजना एज आर्टिकुलेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए देखते हैं। टू कनेक्ट ऑल स्टेट कैपिटल विद द 6 लेन नेशनल हाईवेज, नहीं। टू एक्सक्लूसिवली construct एक्सप्रेसवे इन ऑल मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सभी प्रमुख औद्योगिक गलियारों में विशेष रूप से एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, नहीं। टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड्स टू टूरिस्ट एंड पिलग्रिमेज साइट्स, पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर प्रत्येक मौसम में चलने योग्य सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। टू ऑप्टिमाइजिंग द इफिशियंसी टू मूव द फ्रेट एंड पैसेंजर अक्रॉस द कंट्री बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा कमियों को दूर करने के लिए देश भर में माल और यात्रियों की आवाजाही की दक्षता को अधिकतम करना, बिल्कुल यही है। ठीक है। कौन सा है? यही है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट M1 इन इंडिया? M1 इन इंडिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा घटक M1 का निर्माण करता है? करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, बिल्कुल है, यही करता है M1 को। जो बेसल नॉर्म्स हैं, अगर देखा जाए तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है। ये जो मनी सप्लाई है वो इसी मतलब एक वे में चलता है। ठीक है, तो यही होगा। As of late 2025, according to the data of NPCI, International Payment Limited and Ministry of External Affairs announcement, approximate how many countries outside of India have enabled cross-border or local UPI payment acceptance for Indian travelers? तो कुल 8 देश हैं ऐसे जहां पे ये किया गया है। अगर बात किया जाए कौन कौन से देश हैं, तो देखिए सबसे पहले पहले बाद में तो नहीं याद है, इतना देख लेते हैं। भूटान है पहला, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, फ्रांस के बाद यूएई, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यूएई, कतर भी है, मॉरिशस, कतर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज हैं टोटल। ठीक है। व्हाट डज एडाई स्टैंड फॉर? किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर कौन सा है? इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस, नहीं, सी वाला है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2000 अप्रैल 2000 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था,
और ये एक्ट कौन था? 99 एक्ट था, ठीक है। द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू, किसी अर्थव्यवस्था के खुलेपन की डिग्री का जो खुलेपन की डिग्री का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, द प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज जीडीपी डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनेशनल, बिल्कुल, जो प्रपोर्शन है कंट्री के जीडीपी का डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में बात करते हैं हम। किसमें? डिग्रीज ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू, ठीक है। मतलब अगर बंद खुले अर्थव्यवस्था की बात हो रही, बंद का मतलब है बाहर से कोई मतलब ही नहीं है उनका, ठीक है। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसके वजह से, किसके द्वारा होता है? उत्पाद, प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड्स के द्वारा, ठीक है। हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपीज नोट इन इंडिया, किस पे होता है? वित्त सचिव। क्यों होता है ये भी बता देता हूं, क्योंकि 1 रुपीज का ही यूज किया जाता है बजट में, ठीक है, बजट में। इसीलिए क्या करते हैं इसमें सेक्रेटरी का, बाकी सब में आरबीआई गवर्नर का यूज होता है, ठीक, उनके सिग्नेचर का यूज होता है। अभी आरबीआई गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइए। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये कौन करता है? यही करता है। इसमें किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये तो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, ठीक है। उसके बाद की बात करें, मेंबर कितने हैं? अगर इसके मेंबर आप देखने जाएंगे तो 177 कंट्रीज हैं इसके मेंबर अभी प्रेजेंट टाइम में। और अगर आप देखने जाएंगे कि इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर इसका कौन है? अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर डी क्रॉक, ठीक है। ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 was started in दानापुर कैंट, तो ये जो दानापुर, अगर इसकी बात की जाए तो ये 25 जुलाई को था, 25 जुलाई 1857 को, ठीक है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंट में शुरू हुआ था, ठीक है। जो बाबू कुंवर सिंह थे, उनका नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत is most prominent associated with the spread of Sufism in बिहार, तो किसका नाम आता है? शेख सरफुद्दीन यादमा, ठीक है, याहिया मैनेरी, इनका नाम आता है। पानी, सॉरी, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो कहां पे होता है? नालंदा में, नालंदा में है, ठीक है। आगे चलते हैं। As per census 2011, which district of Bihar has the highest child sex ratio? तो कहाँ पे है? किशनगंज में है, आप इसको ध्यान में रखें, किशनगंज में है, ठीक है, किशनगंज में है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये भूलने वाली चीज नहीं है। 971 के आसपास है, ठीक है, 971 के आसपास है। As per India Forest Report 2023, which district of Bihar has highest amount of वेरी डेंस फॉरेस्ट वीडीएफ इन टर्म्स ऑफ एरिया? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में। आपसे मैं पूछूं कि एरिया के भाई सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप ये भी कमेंट करके बताइए, कहीं वो पश्चिमी चंपारण ही तो नहीं है। चेंज इनटू मैसिव वॉइस, अब यहाँ पे सॉरी पैसिव वॉइस, अगर आपको यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इनको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो देखते हैं। दिस रूम हैज क्या है वो, पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। नो बॉडी हैज यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस, दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस, दिस रूम हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस, ये तो मीनिंग ही गलत दे रहा है। नो बॉडी यूज दिस रूम फॉर एजेस, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। फॉर एजेस नो बॉडी हैज यूज दिस रूम, नहीं, यहाँ पे होगा दिस रूम हैजंट बीन यूज्ड फॉर एजेस। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। आइए देखते हैं क्या है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज नेग्लेक्टिंग माई ड्यूटीज, अब इसको देखते हैं कैसे चेंज होगा। द टीचर सेड टू मी यू वेर नेग्लेक्टिंग आर ड्यूटीज, देखिए
इनडायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में बदलने के लिए सही विकल्प चुनना है ना, तो यू वेर यहाँ पे पास्ट बता दे रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पास्ट में नहीं, वो जब बताएगा डायरेक्ट में, जब चेंज होगा सेड टू मी क्या कहा था, तो वहां पे क्या बताएंगे, वहां पे बताएंगे यू आर नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, द टीचर सेड टू मी यू हैव नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। फिर यहाँ से वही बात आ गई, यहाँ पे आर है, यहाँ पे हैव है, तो हैव नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्या दिया हुआ है, आई वॉज, आई है, तो ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, आई का यू में कन्वर्ट हो रहा है, तो यू आर होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। द टीचर सेड टू मी यू नेग्लेक्ट योर ड्यूटीज, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लग ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। कलम तोड़ना, बहुत बढ़िया लिखना, कलम तोड़ लिखा उसने, मतलब बहुत अच्छा लिखा। गजानन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीही समास है। कौन सा, बहुब्रीही। विच बॉलीवुड एक्टर पॉपुलरली नोन एज ही मैन ऑफ बॉलीवुड रिसेंटली पास्ड अवे। धर्मेंद्र, आप सभी को पता होगा, ही मैन की बात अगर करें तो ये धर्मेंद्र के लिए कहा जाता है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द युवा एआई फॉर ऑल, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था कौन सा, युवा एआई फॉर ऑल। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखेंगे। Which district was recently declared India's first officially certifies child marriage free district under the Child Marriage Free India campaign? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में किसको घोषित किया गया है जहां पे बाल विवाह मुक्त जिला हो गया हो, बालोद में। ठीक है, कहाँ किसको किया गया है, बालोद में। आप इसको ध्यान में रखेंगे, छत्तीसगढ़ का ये जिला है। ठीक है, फर्स्ट सर्टिफाइड चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, 27 अगस्त 2024 को किया गया था। फिर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड इंडिजिनियस बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट रिसेंटली रिसीव्ड बाय इंडिया नेवी, तो कौन है, एंड्रोथ। किसको किया गया है, एंड्रोथ को किया गया है, इसको भूलना नहीं है, ये एंड्रोथ है। ठीक है, आईएनएस एंड्रोथ। अब आगे देखते हैं, विच स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन अहमदाबाद हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट एंड अमंग द मोस्ट मॉडर्न इन द वर्ल्ड, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में उद्घाटन किए खेल परिसर को भारत का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे आधुनिक खेल परिसर में से एक बताया। ये कौन सा है, वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी। who has recently assumed charge as the 29th Controller General of Accounts, किसको किया गया, टीसीए कल्याणी को, टीसीए कल्याणी को। ठीक है, ध्यान में रखें, टीसीए कल्याणी को। आपको बताना है पहली महिला सीजीए कौन है, पहली महिला सीजीए कौन है। ठीक है, भारत में कौन है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे। who received the UNEP Champion of Earth 2025 award under the Inspiration and Action category for her leadership in climate mitigation and heat resilience, ये किसको दिया गया था, सुप्रिया साहू को, सुप्रिया साहू को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, सुप्रिया साहू को दिया गया था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, which festival has inscribed by UNESCO in 2025 as India's 16th element of representative list of intangible culture heritage of humanity, 2025 में यूनेस्को द्वारा किस त्योहार को भारत के 16वें तत्व के रूप में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो देखिए, ये दीपावली को किया गया था, किसको किया गया था, दीपावली को किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, who received the inaugural FIFA Peace Prize during the World Cup draw ceremony held at Kennedy Center, वाशिंगटन डीसी ऑन 5 दिसंबर। तो वाशिंगटन डीसी कैनेडी सेंटर में आयोजित वर्ल्ड कप ड्रॉ समारोह के दौरान पहला फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला, डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को। अभी इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है और उनकी पत्नी को। विच वल्केनो इन इथोपिया डोरमेंट फॉर ओवर 12,000 ईयर
recently erupt and sent as cloud over the Red Sea and South Asia affecting flights in India। तो देखिए ये क्या था, हयाली गुब्बी वोल्केनो जो था, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, हयाली गुब्बी वोल्केनो। इन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025, which Bihar batsman became the fastest Indian to score a list A century 22 बॉल्स। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी में 2025 में किस बिहार बल्लेबाज ने 32 गेंदों में सबसे तेज क्या किया है, लिस्ट ए में शतक लगाया है? तो देखिए किसने लगाया है, जल्दी बताइए। सकीबुल गनी, सकीबुल गनी ने लगाया है। ठीक है, किसने लगाया है? सकीबुल गनी ने। अच्छा, लेकिन जो सकीबुल है किसके खिलाफ इन्होंने लगाया है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने लगाया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज बिहार रैंक इन इंडिया एज साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट? तो जो बिहार की रैंक है वो इंडिया में वो क्या है? तो ये शायद थर्ड थी, और मैंने आपसे इसके बारे में एक बार पूछा भी है, थर्ड ही है, साइबर ठगी के बारे में थर्ड है। वेयर इज बिहार फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर बीइंग डेवलप्ड? बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? सकरा मुजफ्फरपुर। विराट कोहली, अच्छा अब ये मैथ के क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं जल्दी से। विराट कोहली स्कोर 23% ऑफ टोटल रन, 23% ऑफ टोटल रन एंड मिस्ड अ सेंचुरी बाई 8 रन, मतलब 92 रन इन्होंने विराट कोहली ने स्कोर किया, 8 रन इनका कम रह गया, तो इन्होंने सेंचुरी इनकी कंप्लीट नहीं हुई। फिर क्या है, इफ रोहित शर्मा scored 76 runs, what percentage of total runs did रोहित score? तो पहले हम इसको देखते हैं, अगर ये 92% है, मतलब 23% इंडिया के टोटल स्कोर का वो 92 रन्स हो रहा है। ठीक है, तो पहले 1% देख लेते हैं, तो 1% कैसे निकलेगा? 90 1% निकलेगा 92/23, तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स। तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो गया? 400 हो गया। अब रोहित शर्मा में 76 रन बनाया है, तो 76/4 कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 19। A seller mix two variant of wheat and sells mixture at 30 per kg. What is the profit percentage? हाँ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये लिखने में शायद कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ी से गलत हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसा है कि 26 केजी के आसपास था, जिसको 20 केजी में इन्होंने बेचा। 26, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको, याद आ जाए शायद। फिर क्या है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो गई, मतलब एक तरीके से 100/7, 7 वर्षों में क्या हो गई? ये परसेंटेज है, एक एक ईयर का परसेंटेज है। 2 गुनी हो गई, मतलब इतना हो गया। कितने वर्षों में? यह 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब है एक तो गुनी पहले ही है, 400 होना है। ठीक है, 400 अपॉन में 100/7,
तो क्या हो जाएगा, 400 इंटू 7 अपॉन में 100, तो 100 से ये कट गया 4 टाइम, 28 ईयर, 28 ईयर में हो जाएगा ये कितना, 5 गुना। एक गुना तो पहले ही है, 5 टाइम्स होना है। रीवा हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 100। यहाँ पे नीचे भी नहीं दिया हुआ है, कुछ लिखने में दिक्कत हो गई। ठीक है, इसको देखते हैं। रीवा हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 100, एंड टोटल नंबर ऑफ फीट इज, फीट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फीट कितने हैं, वो है 348। हाउ मेनी गोट्स आर देयर, रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, 100, 348, ऐसे देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टोटल हेड्स हैं और टोटल क्या है, फीट्स हैं। हेड की बात करें तो जैसे अगर बात करते हैं हम हेंस की, अगर हम हेंस की बात कर लें और गोट्स की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हेंस क्या है, एक्स है और वाई क्या है, वो गोट्स है। तो एक्स के पास कितने फीट होंगे, कितने फीट्स होंगे, 2 होंगे, 2x प्लस, और गोट के पास कितने फीट होंगे, 4y, बराबर कितना हो जाएगा, 348। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y है और इसमें से यहाँ पे 2y बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू, क्योंकि ये y इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 340 है तो हो जाएगा 148। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74। y इज इक्वल टू 74, मतलब गोट कितनी है, 74 है। क्या पूछ रहा है, बकरियों की संख्या, गोट की संख्या 74 हो जाएगा, 74। The average weight of 3 men increased by 4 kg when a man weighing 100 kg is replaced by another man. What is the weight of the new man? तो देखना है इसमें क्या है, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू डी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब 100 kg वाले व्यक्ति को, मान लीजिए इसका इसका जो वेट था वो 100 kg था, ठीक है, ये 100 kg था, इसको हटाया जाता है तो क्या हो जाता है, जब नए आदमी को इसकी जगह रखते हैं तो 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, किसमें, एवरेज में। इसमें 4 टाइम की इसमें क्या होगी, जब इसमें 4 टाइम, इसमें 4 केजी प्लस हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर नीचे हम लाएंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 केजी टोटल, टोटल कितना केजी बढ़ रहा है, 12 केजी बढ़ रहा है। तो 12 केजी का मतलब है कि सब में क्या हो गया, मतलब 4 केजी सब में बढ़ रहा है ना, वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा, 4 4 4 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112 केजी का आदमी होगा, क्योंकि देखिए जो 112 होगा तभी उसको हम डिवाइड करेंगे, तो वो 4 प्लस 4 प्लस 4 में डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 जाएगा, तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पे 100 था ही तो 12 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 112। आगे चलते हैं। अ बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, ठीक है, मतलब 35 किलोमीटर इन 2 आवर, और कहाँ की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की, मतलब सेम सेम स्ट्रीम है। फिर बात करते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और क्या है, 2 आवर, एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर, मतलब 35 किलोमीटर कितने देर में, 7 आवर में, ठीक है। लेकिन ये क्या था, डाउन स्ट्रीम, सॉरी ये क्या था, अप स्ट्रीम था, मतलब ये ये अपोजिट था, वो क्या था, वो उसी डायरेक्शन में था, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले इनको निकाल लेते हैं, तो ये पर, इसका पर आर कितना किलोमीटर जा रहा है, ये 17.5 किलोमीटर पर आर है, और ये कितना है, ये है 5 किलोमीटर पर आर। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 22.5 किलोमीटर पर आर, तो कितना हो गया, अपॉन में 2 कर दो, इसी को अपॉन में 2 कर दोगे तो आ जाएगा, अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा, 11.25 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल इतनी हो जाएगी, ठीक है, इतनी हो जाएगी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए उसको देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या था यहाँ पे था एक 26 केजी का वीट था जो कि 20 रुपीज पे था, 20 रुपीज पे था। दूसरा क्या था, 36 केजी था जो कितना था,
30 रुपीज पे था, 30 रुपीज पे था, यही था ना? मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन यही था। ठीक है, नहीं यहाँ पे 30 kg था 36 रुपीज पे। ठीक है, 36 रुपीज पे। अब ये कह रहा है अ सेलर मिक्स टू वेराइटी ऑफ व्हीट एंड सेल द मिक्सचर एट, तो देखते हैं क्या है। 26 × 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520। फिर दूसरा क्या है, 30 kg, 30 kg इंटू 30, 36। तो ये हो गया 1080। अब दोनों को ऐड कर दें तो क्या कितना हो जाएगा, 1600। 1600 हो जाएगा और टोटल वेट कितना आएगा, 56 kg। 56 kg के लिए उसने कितना यूज़ किया था, उसने 1600 रुपये उसका हो रहा है टोटल। ठीक है, 1600, और उसने बेचा किसने में, उसने बेचा है टोटल 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो कितना हुआ ये कितना हो गया, ये हो गया, तो 80 रुपीज़, 8 रुपीज़ का उसको, सॉरी 80 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 80 रुपीज़ है इसी को 16 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 16 से डिवाइड कर दो, 1600 से। तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 5%। 5%। ठीक है, बाकी का तो सब ठीक है। और बाकी का और भी कोई चीज़ आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो आपके क्या होंगी, आपके हिसाब से ही होंगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।